कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा देंगे तो गुलामी की जंजीर तोड़ के फेंक देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम समाज के कर्जाखोर हो, तुम नौकरी करते हो तो 22% का हिस्सा तुम्हारे ऊपर कर्ज याद आती है। बाबा साहब के बाद तो कांसीराम साहब नजर आए हैं, लेकिन कांसी के बजाय 24 घंटे के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। हाँ, मैं देखिए क्या करके दिखा देता हूँ। गाजीपुर का पहला घर है जहां पे माननीय कांसीराम साहब पहली बार कदम रखे थे और सर उनके साथ मिलकर के बहुत बातें भी की थी। उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही वाम सेफ के सर कैडर भी रहे हैं और लगातार बसपा की बात करते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आज 12 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही कांसीराम साहब के साथ बिताए हुए उस पल पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो पल कैसा रहा। और कांसीराम साहब ने 6 दिसंबर 1973 को वाम सेव के बारे में सोचना शुरू किए थे। क्योंकि कांसीराम साहब बाबा साहब के विचारों से और सहमत थे और सोचते थे कि बाबा साहब ने इस दलित समाज को, बहुजन समाज को जो हक अधिकार दिया है संविधान में, तो बाबा साहब ने तो दे दिया है, लेकिन जो शासन सत्ता में बैठते हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो ये बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हम कैसे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले ने बाबा साहब ने गुलामों को गुलामी का एहसास कराया, वही चीज़ कांसीराम साहब ने सबसे पहले कर्मचारी वर्ग को गुलामी का एहसास कराया। कहा कि तुम समाज के कर्जाखोर हो, तुम नौकरी करते हो तो 22% का हिस्सा तुम्हारे ऊपर कर्ज है। अच्छा। हाँ, तो इसे अगर मुक्ति चाहते हो और समाज को शिक्षा सुरक्षा की व्यवस्था देना चाहते हो, राजनीतिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन चाहते हो, तो तुम जो हो पहले अपने आप को तैयार हो। तो उन्होंने सबसे पहले कर्मचारी वर्ग को एहसास कराया। हैं, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा देंगे तो गुलामी की जंजीर तोड़ के फेंक देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ले तो सबसे पहले गुलामों को एहसास कराए, ले जब कर्मचारियों को एहसास कराए, जब कर्मचारियों को एहसास कराए तो कर्मचारियों के अंदर कुछ उभार आया। ले सबसे पहले कांसीराम साहब ने दिल्ली में 13 कर्मचारी को बैठा करके इस बात को रखा था। अच्छा, पहले दिल्ली में और उन्होंने कहा कि अगर तुम 13 हो और 300 कर दोगे ले, तो हम इस जो हक अधिकार है ये सब दिला के रहेंगे। ले फिर जब कांसीराम साहब दूसरी मीटिंग किए तो 13 के जगह पर 300 लोग इकट्ठा हुए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख भी कर्मचारी हमारे साथ हो जाएंगे तो हमारी सफलता मिल जाएगी। तो उन्होंने कर्मचारियों का कैडर सुने। तो उसी समय 6 दिसंबर 1973 को वाम सेव के बारे में उन्हें सोचा। हाँ, वाम सेव के बारे में सोचा और 5 साल एनालिसिस किए, उस पर रिसर्च किए ले कि क्या ये समाज साथ दे देगा तो हम अपनी लड़ाई जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। तो 5 साल के बाद उनको एहसास हो गया कि कर्मचारी जुटने लगे तो हमारा बात बन जाएगी। तो कर्मचारी जुटना शुरू हुआ। तो 6 दिसंबर 1978 को वाम सेव का उन्होंने गठन कर दिया। 6 दिसंबर को, और वाम सेव का जिले में गठन शुरू हो गया, ले चलने लगा। ले हम लोग उसी के तहत से काम करने। अच्छा, भी बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर में कौन सा दिन था, कैसे कांसीराम साहब आपसे मिले, कब कैसे आए, उनको आपके बारे में पता चला। कांसीराम साहब, हम उस समय डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे। हाँ, तो कांसीराम का प्रोग्राम लग गया था, किसी ने लगा दिया था। वो हर जिले में दौड़ा शुरू कर रहे थे, लग गया था। तो हम लोगों का समाज पहले डरता था, कोई राजनीतिक काम करने से पहले डरते थे लोग, और कोई जगह नहीं मिलती थी। तो कांसीराम साहब को आने का खबर हमारे यहाँ लोग लेके आए। अच्छा। कि भाई एक नेता हम लोग के समाज के हैं, आ रहे हैं और उनको बैठने की व्यवस्था, चाय पानी खाने की व्यवस्था, कहीं एक मीटिंग होगी उसको करा सकते हैं। तो हमने सोच करके कहा ठीक है, कोई बात नहीं, समाज की बात है तो करेंगे। तो हमने जो है उनका प्रोग्राम स्वीकार कर लिया। अच्छा, उस समय जब कांसीराम साहब आए थे तो उसमें बहन जी भी साथ आई थी कि सिर्फ कांसीराम साहब? सिर्फ कांसीराम साहब आए थे। तो उस समय बहन जी की सरकार कभी थी कि नहीं? नहीं, सरकार भी नहीं थी। अब केवल कांसीराम साहब अकेले उस समय अकेले चल रहे थे। तो आए तो मैं दुल्लापुर से 12-14 गाड़ियों के साथ रिसीव किया। अच्छा, उनको रिसीव। यहाँ 200 लोग। बाइक से कि 4 व्हीलर से? नहीं, 4 व्हीलर से। अच्छा, 4 चक्का थे उस समय। हाँ। और यहाँ पर खाने की 200 लोगों की व्यवस्था किया। अच्छा, कांसीराम साहब के स्वागत में 12 से 14 लोगों का सफर भी तय किया, गाड़ियाँ भी इकट्ठी कराई। हाँ। और 200 लोगों को न्योता भी दिया कि आप आइए खाइए। हाँ, और यही नहीं, जिला परिषद हाल में
उनकी भव्य मीटिंग कराए थे। अच्छा। और इतनी भीड़ हो गई थी कि कांसीराम साहब को देखने के लिए लोग उतावले थे। हाँ, और भीड़ बहुत काफ़ी हो गई। कांसीराम साहब बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए। कितने दिन आपके साथ रहे? हैं? कितने दिन? अरे करीब वो 11 बजे तो यहाँ आ गए। 11 बजे के बाद यहाँ से हम लोग 12 बजे लेके गए जिला परिषद हाल। 2-3 घंटे का कार्यक्रम चला। फिर सुबह चले गए? हाँ, फिर आए, फिर चले गए। फिर हमको बनारस बुलवाए, एक आदमी से भेज कर रास्ते में रुके थे। फिर बनारस में बुलवाए, कुछ लड़के को बुलाइए, तो मैं गया ले। तो मुझे बाम सेव की जिम्मेदारी सौंप दी। कांसीराम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी भी उनकी याद आती है? बिल्कुल याद आती है। बाबा साहब के बाद तो कांसीराम साहब नजर आए ले। हाँ? लेकिन कांसीराम साहब की अगर हम बात करें तो कांसीराम साहब को ये सत्ता पक्ष के वाले जो भारत रत्न नहीं दे सकते, ना ही देने का प्रयास कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को दे दिया गया, कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया। कांसीराम साहब को लोग नहीं देना चाहते, क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि कांसीराम साहब जब नौकरी छोड़े तो ये कह करके छोड़े कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, मेरे समाज के लिए होगा। मेरे समाज के लिए होगा। यहाँ तक है कि मरने के बाद 3 फुट जमीन जो गाड़ने की चाहती वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे समाज के लोग जैसा चाहेंगे वो कर देंगे। और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे कांसीराम साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको एक खुशखबरी लेके आए हैं। तो कांसीराम साहब कहे कि आपके खुशखबरी का स्वागत है, करिए, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं कांसीराम साहब। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात का स्वागत है, लेकिन मेरी भी बात सुनेंगे? तो उन्होंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति के बजाय 24 घंटे के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। हाँ, मैं देखिए क्या करके दिखा देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत हो गए। फिर अब उनको मौका नहीं। नहीं। बहन जी ने एक प्रोफेसर को उतारा है, महिला प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी। अब वो बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर हैं, नौकरी करती हैं, नौकरी करते हुए चुनाव कैसे लड़ सकती हैं, थोड़ा सा बताएं। भाई उनके यहाँ जो शिक्षा दे रही हैं बीएचयू में, तो वहाँ पर उनके यहाँ प्राविधान है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके तहत वो चुनाव लड़ रही हैं। लड़ने के बाद जीत जाती है तो इस्तीफा दे देंगी। अच्छा, जीतने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ, दे सकते। 2 जगह एक साथ नौकरी नहीं कर सकते? नहीं, कैसे करेंगे भाई? अगर मान लीजिए कि हार जाती हैं तो फिर जो है कि जस्ट नौकरी करती रहेंगी। कहीं और भी लोग होते हैं जो पहले इस्तीफा देना होता है, इसके बाद जो है कि फार्म नामांकन करना होता है। ये जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, तो इनके यहाँ प्रतिबंध है। अगर नौकरी ये चुनाव लड़ना है तो नौकरी से इस्तीफा दे ही के लड़ना है। मतलब नौकरी से इस्तीफा देने के बाद। तो आपके हिसाब से डॉक्टर इंदु चौधरी का क्या लगता है, क्या मिशन है उनका? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि वो समाज में कुछ कर पाएंगे? इंदु चौधरी आज कई साल से लगातार समाज में चल रही हैं और समाज में उनकी पकड़ भी हो चुकी है। और वो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए चल रही हैं। बाबा साहब का मिशन था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर समाज की संरचना। वो इसीलिए चल रही हैं, बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रही हैं, उसूलों पर चल रही हैं, उनके मिशन को पूरा करने के लिए चल रही हैं। हाँ, यही संदेश कांसीराम साहब का था। आज उसी संदेश को पूरा करने के लिए बहन जी भी साथ में हैं। बहन जी के नेतृत्व में चल रही हैं। कहावत कही है कि बसपा ने बहुत सारे लोगों को नेता बनाया, कांसीराम साहब ने बहुत सारे लोगों को नेता बनाया, और सभी लोग अक्सर 50% लोग चले गए यहाँ से छोड़ करके। क्या लग रहा है इंदु चौधरी भी अगर यहाँ से कुछ बन जाती हैं, नेता बन जाती हैं, तो ये भी तो छोड़ के जा सकती हैं? भाई देखिए, बसपा जो है नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। बसपा का उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है, उमाशंकर सिंह। जब बसपा पर कटाव छो रहा था तो उन्होंने बोला था विधानसभा में कि बसपा पर लोग कटाव करते हैं। बसपा वो चीज़ है, वो नर्सरी है कि जो पौधा घर पर था उसको उठाकर दिल्ली तक भिजवा दी ने, जिसको कोई नहीं जानता था राष्ट्रीय नेता बना दी है। और जो बसपा से राष्ट्रीय नेता बन के भगा है वो आज तक कहीं सफल नहीं हुआ है। अच्छा, सफल नहीं हुआ है। सफल नहीं। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के कई विधायक ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जो है, जगन्नाथ चौधरी बसपा का मंडल अध्यक्ष थे कुशवाहा, उन्हीं का ये गाड़ी चलाते थे। अब बसपा का मिशन पढ़ते पढ़ते देखते तो उनके दिमाग में आ गया कि जब अपने दलित समाज के लोग, एससी बिरादरी के लोग जोड़ करके अपनी पार्टी चला सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते। उन्होंने अलग से अपना पार्टी का गठन कर लिया, और गठन कर लिया
और गठन करने के बाद उनका समझौता चलता है। समझौता। जो सत्ता में दल रहता है उसके साथ- उससे साथ वो भाग जाते हैं समझौता का। मतलब अपना पेट भरने के लिए। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी बीजेपी के हैं, बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। हाँ, फिर इसके बाद सपा पार्टी में चले गए, फिर छोड़ के बीजेपी। तो ये वो दल बदलू है। हाँ वो जहाँ मौका मिल कुछ जाएगा। नेता ऐसे है जैसे रामविलास पासवान बिहार में थे, उनको भी सत्ता चाहिए। अच्छा, हाँ चाहे किसी भी हाल में। किसी भी हाल में, यही हाल इन ओम प्रकाश जी की है। हाँ। इनका कुछ मतलब समझ लीजिए कि कोई अस्थाई सिद्धांत नहीं है। अस्थाई सिद्धांत। हाँ ये अगर हम कह दें तो बुरा न लगे, नहीं, ये बिकाऊ नेता है। बिकाऊ नेता है। हाँ दल बदल वो बिकाऊ नेता है। अच्छा। कब कहीं जा सकते मतलब हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। कुछ भी कर सकते किधर भी भाग सकते। हाँ बहुजन समाज पार्टी का ये सिद्धांत नहीं। बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत तो नहीं रहा, लेकिन अब गाजीपुर में कोई प्रत्याशी दिख नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं गाजीपुर में प्रत्याशी इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी तो ये लास्ट चुनाव है। ये हाँ जून में 1 तारीख को चुनाव है, समय काफ़ी है। दूसरी चीज़ की हर अखाड़े में पहलवान जाता है तो दूसरे को देख के जाता है कि उसकी क्या हैसियत है, कैसे है, हम उस लायक हैं कि नहीं है। तो और दल भी हैं जो प्रत्याशी देंगे अपना, हमारा भी प्रत्याशी आएगा। प्रत्याशी तो इंतजार कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी बहन जी थोड़ा सा शांति बनाए रखें। अच्छा, एक बात बता जानना चाहते हैं आप। मान लीजिए कि बीजेपी से सपोज करें, बीजेपी से एनडीए गठबंधन से ब्रिजेश सिंह आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी जाते हैं, बहन जी से कोई प्रत्याशी आ जाता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा? तो सभी लोग वोट, कुछ लोग मुसलमानों का वोट काट लेंगे, कुछ लोग जो है कि दलित पिछड़ों का बड़े लोगों का वोट काट लेंगे, तो फिर बहन जी का वोट कहाँ बचेगा? ऐसा है कि बहन जी का वोट सॉलिड है, न बिकने वाला है न भागने वाला है, समझ रहे हैं। बहन जी का वोट 22% है अस्थाई, और उसके साथ जो है अभी जो प्रत्याशी आएगा उसका भी तो रहेगा वोट, उसका भी तो वैसा ही न दिया जाएगा कि उसके समाज का भी वोट हो, प्लस जो पार्टी से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनका वोट होगा। ले बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, एक बार 20 MP 19 MP जीती थी, एक बार 20 MP, 2 बार अकेले दम पर। आज जब सपा से गठबंधन करके लड़ी तो 10 पर आ गई। तो अकेले लड़ने पर विधानसभा तो एक ही सीट निकाल पाई थी, विधानसभा लड़ने पर तो एक ही निकाल पाई थी बसपा ने। निकाल पाई थी, वो बात अलग है। लेकिन इस बार कुछ खेला हो। हाँ खेला होगा, क्योंकि जब आदमी कहीं कुछ करता है तभी उसके सही और गलती का एहसास होता है। तो बसपा ने क्या गलती किया है या बसपा के साथ रहने वाले लोगों ने क्या गलती किया है, ये एहसास किया है। मतलब इस बार मान लिया जाए कि क्योंकि बसपा जो है किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी का गठन नहीं किया था, अपने बलबूते दम पर चुनाव लड़ करके बाबा साहब की सपने को पूरा करने के लिए लड़ा था। हाँ तो इसलिए सत्ता की बात है, कभी भाजपा के 2 ही MP थे, आज 2 MP के साथ आज पूरे प्रदेश और केंद्र में छाई हुई है। तो राजनीति कभी बदल सकती है। तो बीजेपी 400 के पार आएगी कि नहीं आएगी? बीजेपी 400 के पार कहाँ से आएगी? ऐसी कुछ नहीं है भाई। बीजेपी का सब कुछ है, जो कह रही बीजेपी लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, सारे लोग बोल रहे हैं, तो बोलने से थोड़े होगा।